ये वीडियो मेरी कोहिनूर सीरीज का 9th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे महाराजा रणजीत सिंह जी ने सिख अंपायर की स्थापना की और कोहिनूर उनके पास बहुत सालों तक टिका। और उनके बाद जो राजा बने महाराजा खड़क सिंह, उनको जहर देके मार दिया गया। और उनकी मौत होने के बाद जब नौनिहाल सिंह जी राजा बने तो बहुत ही कम समय में उनकी भी मौत हो गई। अब सवाल यह था कि इतना बड़ा सिख अंपायर इसको संभालेगा कौन, क्योंकि नौनिहाल सिंह जी खुद बहुत यंग थे, उनकी अभी कोई संतान नहीं थी। हालांकि उनकी कुछ बीवियां थी, उनकी एक बीवी प्रेग्नेंट थी, बट अभी उनकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए सवाल यह था कि अब सिख साम्राज्य की गद्दी पे कौन बैठेगा। तो इन सारी चीजों के बारे में और अब कोहिनूर किसके पास गया, इसके बारे में इस एपिसोड में हम बात करेंगे। कहानी शुरू होती है नवंबर 1840 में। यह वो टाइम था जब नौनिहाल सिंह जी का अंतिम संस्कार किया गया। पंजाब में सिख अंपायर ने लास्ट 2 सालों में 3 महाराजाओं को गंवाया था। और अब जो उनके सामने समस्या थी वो बहुत बड़ी थी, क्योंकि अब कोई आगे युवराज नहीं था जो गद्दी पे बैठ पाता। रणजीत सिंह जी ने बहुत सारी शादियां की थी। उनके सबसे बड़े बेटे थे खड़क सिंह और इसीलिए उनको गद्दी मिली, बट उनके अलावा भी उनके बहुत सारे बेटे थे। तो खड़क सिंह के 5 साल छोटे जो उनके बेटे थे रणजीत सिंह जी के, उनका नाम था शेर सिंह। और एक्चुअली शेर सिंह भी एक जुड़वा कपल थे, मतलब उनके साथ एक और भाई थे, बट शेर सिंह क्योंकि बड़े थे तो अब उनका एक चांस बन रहा था कि उनको गद्दी मिलेगी। बट क्योंकि खड़क सिंह जी के ऑलरेडी एक बेटे थे नौनिहाल सिंह जी, तो नौनिहाल सिंह जी को गद्दी मिली। तो ऐसे ही होता है कि अगर आप राजा हैं तो अगर आपके बहुत सारे बच्चे हैं तो सबसे बड़ी संतान जो होगी उसको गद्दी मिलेगी। फिर उस संतान की जो बहुत सारे बच्चे होंगे उसकी जो सबसे बड़ी संतान होगी उसको गद्दी मिलेगी। तो सबसे बड़ी संतान जो होती है उन्हीं की लाइन में गद्दी चलती है। बट अभी यहां पे क्या हुआ था, नौनिहाल सिंह जी की मृत्यु हो गई थी और उनके बाद उनके आगे कोई गद्दी पे बैठने वाला नहीं था। हालांकि एक प्रेग्नेंट वाइफ थी, बट क्योंकि भी बच्चा नहीं था कोई, इसीलिए ये क्वेश्चन मार्क बन गया था कि कौन गद्दी पे बैठेगा। तो इसीलिए शेर सिंह जी जो खड़क सिंह जी के सौतेले भाई थे और नौनिहाल सिंह जी के सौतेले चाचा, उनका अब एक चांस बन रहा था कि गद्दी उनको मिल सकती है। बट जो भी हो, सब लोगों की नजर थी कि जो प्रेग्नेंट वाइफ है नौनिहाल सिंह जी की, उनका जो बच्चा होगा वो उसका स्टेटस क्या होगा। बट जब वो बच्चा पैदा हुआ तो मरा हुआ था। और एक बार फिर पूरे पंजाब में, लाहौर में, जो पंजाब सिख अंपायर की कैपिटल थी, वहां पे पैनिक फैल गया। सब लोग घबराने लगे कि अब गद्दी पे कौन बैठेगा। यहां पे सबसे ज्यादा टेंशन थी लाहौर में नौनिहाल सिंह जी की मां को, यानी खड़क सिंह जी की वाइफ को। उनका नाम था चांद कौर। चांद कौर जी ये बात जानती थी कि उनके जो बच्चे हैं नौनिहाल सिंह जी, उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनके जो बच्चे हैं वो स्टिल बॉर्न पैदा हुए हैं। तो यहां पे अब उनके वंश में जो गद्दी चलने वाली थी उस पर खतरा मंडरा रहा था। और उनको लग रहा था कि शेर सिंह इस मौके को इस्तेमाल करेगा और गद्दी हथियाने की कोशिश करेगा। और उनका ये जो शक था ये बिल्कुल सही साबित हुआ। शेर सिंह दूसरी तरफ 70,000 की सेना को लेके तैयार हो चुके थे लाहौर पे हमला करने के लिए। और जब वो सेना लेके लाहौर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लाहौर के जो गेट्स हैं उन पे लॉक लगाया, बंद है वो अंदर से, क्योंकि चांद कौर जी नहीं चाहती थी कि शेर सिंह जी गद्दी पे बैठे। वो चाह रही थी कि उनके ही वंश में ये सिख अंपायर की गद्दी रहे। बट अभी प्रॉब्लम ये थी कि सिख अंपायर का जो दरबार था वो भी 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्सा चाहता था कि चांद कौर जी के जो वंशज हैं, नौनिहाल सिंह की जो वाइफ हैं, वो वही लीनिएज रहे गद्दी पे। और दूसरा हिस्सा चाह रहा था कि नहीं, शेर सिंह जी को गद्दी मिलनी चाहिए, क्योंकि नौनिहाल सिंह जी की मृत्यु हो चुकी है और आगे कोई वंशज नहीं आया, तो क्यों ना नेक्स्ट उनके जो दूसरे बेटे थे जो 5 साल छोटे थे खड़क सिंह जी से, शेर सिंह, उनको अब उनका अधिकार है गद्दी पे। तो दरबार ऑलरेडी 2 हिस्सों में बटा हुआ था। तो जब उन्होंने देखा कि शेर सिंह ने आके लाहौर पे हमला करने के लिए आ गए हैं, बाहर 70,000 की सेना है और अंदर जो दरबारी हैं, जो अंदर सेना है, वो भी 2 हिस्सों में बटी हुई है, तो यूनिटी नहीं थी अंदर। और 5 दिन तक लाहौर को घेर के रखा, सीज बना के रखा शेर सिंह ने। और फाइनली महारानी चांद कौर ने गिव अप किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, वो गद्दी से अपने क्लेम को छोड़ देंगी और वो यहां से चली जाएंगी। बट उसके लिए उनकी 2 शर्तें थी। पहली चीज कि उनको इस चीज का मुआवजा मिलना चाहिए कि वो गद्दी छोड़ रही हैं और उनके ही वंश में गद्दी चलने वाली थी, बट इसका कॉम्पनसेशन उनको मिलना चाहिए। और दूसरा, यहां से निकलने के लिए उनको सेफ पैसेज मिले, क्योंकि वो जानती थी कि अगर अभी मेरे को यहां से निकलने भी दिया तो बाद में मारने की कोशिश करेंगे। इसलिए उन्होंने वादा लिया कि
हमको और मेरी जो बहू है उस पे किसी पे भी हमला नहीं होना चाहिए। शेर सिंह जी ने इन दोनों डिमांड्स को कबूल किया और इस प्रकार शेर सिंह अब सिख अंपायर के राजा बने। 18 जनवरी साल 1841 को शेर सिंह की ताजपोशी हुई और कोहिनूर उनके बादशाह पे लगाया गया। इस प्रकार अब कोहिनूर के मालिक हो गए शेर सिंह और उनके सामने एक बहुत बड़ा सिख अंपायर था राज करने के लिए। हालांकि शेर सिंह जी को अब यह अंपायर मिल गया था, बट अभी भी कहीं ना कहीं चांद कौर जो है, जो ये गद्दी छोड़ के गई थी, कहीं ना कहीं वो एक बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी, बट ऐसा हुआ नहीं। अगले ही साल 1842 में अपने ही महल में चांद कौर जी को मरा हुआ पाया गया। उनकी अपनी ही भरोसेमंद नौकरानियों ने उनको मार दिया था। और अब एक तरह से कह सकते हैं कि शेर सिंह के सामने कोई बड़ा चैलेंज नहीं था और इसीलिए उनका जो राज है वो स्मूथ निकलना चाहिए था। परंतु जब भी गद्दी किसी भी केस में इन्वॉल्व होती है, सत्ता की बात होती है, तो स्मूथ चीजें चल पाना बहुत मुश्किल होता है। अगले ही साल 1843 में शेर सिंह के साथ भी एक बहुत बड़ी अनहोनी हो गई। हुआ यह कि शेर सिंह एक बार शिकार करने गए थे और उनके हंटिंग कैबिन में, जहां पे वो आराम करते थे, उनसे मिलने के लिए उनके दो कजिन आए। उनका नाम था अजीत सिंह संदनवालिया और लीना सिंह। ये दोनों जानते थे कि शेर सिंह इन पे बहुत भरोसा करते हैं और शेर सिंह को वेपन्स का, गन्स का बहुत शौक है। तो ये दोनों कजिन्स मिलने के लिए शेर सिंह से उनके कैबिन में गए और उनको दिखाया कि देखिए मैं आपके लिए एक नए तरह का एक बंदूक लेकर आया। और जब ये बंदूक दिखा रहे थे तो ऐसा कहते हैं कि वो बंदूक जब शेर सिंह जी के छाती पे पॉइंटेड थी तो ये बंदूक गलती से चल गई और शेर सिंह जी वहीं मारे गए। जब इसके बाद उनको पकड़ा गया इन दोनों कजिन्स को, तो उन्होंने कहा कि ये बंदूक गलती से चली है, बट अगर गलती से चली थी तो ऐसा क्यों हुआ कि छाती पे लगने के बाद एक गोली उनके चेहरे पे भी लगी थी और शेर सिंह के जो बेटे थे उनको भी मार दिया गया था। तो क्या ये एक्चुअली गलती से गोली चली थी कि क्या ये कोई प्लान था? दूसरी तरफ शेर सिंह के अंपायर में जो उनके वजीर थे ध्यान सिंह, उनका भी मर्डर हो गया था। तो ऐसा कह सकते हैं कि कोई ना कोई चाल चल रही थी शेर सिंह को और उनकी जो लीनियज है, उनके आगे जो वंश में गद्दी चलने वाली थी, उस सारी चीज को रास्ते से हटाने के लिए। और इसीलिए ये बात फिर से उठी कि कोहिनूर जहां भी जाता है, जिस भी साम्राज्य में जाता है, उस साम्राज्य में जो रॉयल फैमिली होती है उसका सर्वनाश हो जाता है। यह बात फिर से लोगों की जुबान पे आ गई। शेर सिंह की मौत के बाद एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया कि अब गद्दी पे कौन बैठेगा, क्योंकि शेर सिंह के अपने पुत्र को भी मार दिया गया था। तो गद्दी के जितने भी दावेदार थे वो सारे सामने आए, इनमें आपस में लड़ाइयां हुई और यह समझ में नहीं आ रहा था कि गद्दी फाइनली दी किसको जाए। जब ये गद्दी की लड़ाइयां जब फाइनली सेटल हुई तो गद्दी जिस व्यक्ति को मिली वो एक 5 साल का बच्चा था और इसका नाम था दलीप सिंह। दलीप सिंह का जन्म हुआ था साल 1838 में। ये रंजीत सिंह जी के सबसे छोटे पुत्र थे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि रंजीत सिंह जी के बहुत उनकी बीवियां थी और उनके बहुत सारे पुत्र थे। तो जब सबसे छोटे पुत्र दलीप सिंह का जब जन्म हुआ तो ऑब्वियसली सब ये बात जानते थे कि उनका नंबर तो नहीं आएगा गद्दी पे बैठने का, वो युवराज तो नहीं बनेंगे। इसीलिए उन पे बहुत लोगों का ध्यान नहीं था। और दलीप सिंह जी की जो मदर थी, रंजीत सिंह की जो सबसे छोटी बीवी थी, उनका नाम था रानी जिंद कौर, या इनको रानी जिंदन भी कहते हैं। रानी जिंदन एक बहुत ही स्मार्ट क्वीन थी। तो जब उन्होंने देखा कि जैसे ही गद्दी की दावेदारी के लिए सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे हमले हो रहे हैं, तो रानी जिंदन ने अपने पुत्र दलीप सिंह को लेकर वो यहां से निकल के जम्मू चली गई, इस सारे कौतूहल से, इस सारे टेंशन से बहुत दूर। और जब शेर सिंह जी की मौत हुई और उसके बाद जब आपस में लड़ाइयां शुरू हुई, तो उसके बाद जब सब कुछ सेटल हुआ तो फाइनली गद्दी की दावेदारी के लिए बचे दलीप सिंह। वो भी सिर्फ 5 वर्ष के बच्चे थे और उनकी माता रानी जिंदन 26 वर्ष की थी। तो इस प्रकार 18 सितंबर साल 1843 को रानी जिंदन की गोदी में बैठ के दलीप सिंह जी की ताजपोशी हुई और कोहिनूर अब दलीप सिंह के छोटे हाथों पे बांधा गया। तो डिसाइड हुआ कि गद्दी पे बैठेंगे दलीप सिंह, बट क्योंकि दलीप सिंह अभी बच्चे थे तो जब तक वो बड़े नहीं हो जाते तब तक उनके नाम पे
उनकी माता रानी जिंदन राज करेंगी। जब दरबारियों ने देखा कि दलीप सिंह गद्दी पे बैठे हैं, उनके साथ उनकी माता हैं, तो ये लोग छोटे हैं, इनएक्सपीरियंस्ड हैं, तो इनको मैनिपुलेट करना आसान होगा। बट रानी जिंदन वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। रानी जिंदन इस बात से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रही थी कि वो एक औरत है इसीलिए उनकी बात लोग नहीं मानेंगे। उन्होंने फुल अथॉरिटी से अपने ऑर्डर्स पास करना शुरू किया। रानी जिंदन ने अपना प्राइम मिनिस्टर, अपना वजीर बनाया अपने भाई को, जिनका नाम था जवाहर सिंह। जवाहर सिंह इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि उनकी अथॉरिटी सिर्फ तब तक कायम रहेगी जब तक उनकी बहन रानी जिंदन की पावर है, और रानी जिंदन की पावर तब तक रहेगी जब तक उनके बेटे दलीप सिंह राजा हैं। तो जवाहर सिंह की ये कोशिश थी कि जितने भी लोग अब दलीप सिंह को चैलेंज करने आए, ऐसे कोई भी लोग जो फ्यूचर में चैलेंज कर सकते हैं, उनको रास्ते से हटाना जरूरी है। तो दलीप सिंह की ताजपोशी के 2 साल के बाद साल 1845 में रंजीत सिंह जी के एक और बेटे सामने आए। इनका नाम था पशौरा सिंह, और ये सिर्फ उन कुछ लोगों में से एक थे जो जिंदा बचे थे और ये गद्दी पे दावेदारी कर सकते थे। पशौरा सिंह ने इस बात को देखा था कि कैसे शेर सिंह ने लाहौर पे हमला करके गद्दी हासिल कर ली थी, तो इसलिए उनको भी ऐसा लगा कि वो भी अब हमला करने जाएंगे सिख अंपायर पे लाहौर में, तो वो भी गद्दी को हासिल कर सकते हैं। बट यहां पे अंतर यह था कि जब शेर सिंह ने हमला किया था तो दरबारी 2 हिस्सों में बटे हुए थे। एक हिस्सा ये कह रहा था कि नौनिहाल सिंह के बच्चे को मिलनी चाहिए गद्दी, और दूसरा हिस्सा शेर सिंह को सपोर्ट कर रहा था। बट अब जब पशौरा सिंह ने हमला करने की कोशिश की तो सिख अंपायर में कोई डिवीजन नहीं था। सब लोग दलीप सिंह को ही अपना राजा मानते थे, और ये जो बाहर से हमला करने आ रहे थे, ये इनको आउटसाइडर माना जा रहा था। तो जवाहर सिंह ने अपनी पूरी सिख आर्मी को लेके रोका पशौरा सिंह को, और पशौरा सिंह ने देख लिया कि ये लड़ाई वो जीत नहीं सकते, तो इसलिए पशौरा सिंह ने सरेंडर कर दिया। बट उनका सरेंडर इस शर्त पे माना गया कि वो यहां से वापस चले जाएं और कभी भी फिर वो या फिर उनके वंशज गद्दी पे अपना दावा करने के लिए सामने नहीं आएंगे। पशौरा सिंह ने इस कंडीशन को मान लिया और उनको यहां से जाने दिया गया। परंतु जवाहर सिंह इस बात को जानते थे कि ये अभी भी रंजीत सिंह की एक संतान है और शायद ये वापस कोशिश करेंगे हमला करने के लिए। तो इसीलिए जवाहर सिंह ने बहुत चालाकी से पशौरा सिंह को उनकी आर्मी से अलग कर दिया और फिर पशौरा सिंह का गला दबा के उनको मार दिया। यह एक बहुत ही बड़ी गलती थी जवाहर सिंह की। उन्होंने यहां पे 2 बड़ी सीमाओं को तोड़ा था। पहली चीज, उन्होंने एक सिख प्रॉमिस, सिख वादे को तोड़ा था, और दूसरी चीज, उन्होंने एक रॉयल ब्लड के आदमी को मारा था, एक ऐसा आदमी जो रंजीत सिंह जी का वंशज था, और यह किसी भी कीमत पे एक्सेप्टेबल नहीं था। यह तय हुआ कि जवाहर सिंह को इस बात की सजा मिलनी चाहिए। तो इसीलिए सिख खालसा, जो सिख लोगों का रिलीजियस लीडरशिप की ग्रुप होता है, उन्होंने लाहौर में जवाहर सिंह को पेशी के लिए बुलाया। जवाहर सिंह इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि अब वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि उन्होंने रंजीत सिंह जी के एक बेटे को मारा था। जवाहर सिंह जानते थे कि इस मीटिंग में, इस पेशी में जाने के लिए उनकी जान को खतरा होगा, इसीलिए उन्होंने क्या किया, वो एक हाथी पे बैठे और अपने सामने, अपनी गोदी में उन्होंने रखा महाराजा दिलीप सिंह को। इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि जब दिलीप सिंह सामने होंगे तो उनके ऊपर कोई हमला नहीं करेगा। दिलीप सिंह को उन्होंने एक शील्ड की तरह इस्तेमाल किया। बट उन्होंने सिख खालसा के लोगों के गुस्से को अंडर एस्टिमेट किया था। वो नहीं जान रहे थे कि लोगों में कितना गुस्सा है उनकी इस हरकत के लिए। तो जब जवाहर सिंह बहुत कॉन्फिडेंस से उस मीटिंग में पहुंचे तो आसपास जितने भी लोग थे, उन्होंने जब देखा कि दलीप सिंह सामने बैठे हैं तो दलीप सिंह को उन्होंने खींचना शुरू कर दिया अपनी तरफ। वो ये कोशिश कर रहे थे कि पहले हम एक बार महाराजा को उनकी गोदी से हटा दें, उसके बाद हम जवाहर सिंह से डील करेंगे। और ऐसा किया उन्होंने दलीप सिंह को वहां से निकाल लिया, और उसके बाद उन्होंने जवाहर सिंह को वहां से गिरा के हाथी से सब लोगों ने उनके ऊपर हमला किया और उनको तलवारों से काट दिया गया। जवाहर सिंह जो रानी जिंदन के भाई थे, महाराजा दलीप सिंह के मामा थे और सिख अंपायर के वजीर थे, उनको महाराजा दलीप सिंह के सामने ही मार दिया गया। रानी जिंदन के दरबार में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो चाहते नहीं थे कि रानी जिंदन और दलीप सिंह जी पावर में रहें,
इसलिए उनको हटाने की कोशिश कर रहे थे। और अब जवाहर सिंह जो रानी जिंदन के भाई थे और सबसे बड़े उनके एलाय थे, उनको भी मार दिया गया था। तो रानी जिंदन अब पूरी तरह अकेली थी। ध्यान रखिए कि अभी भी सिख अंपायर नॉर्दर्न इंडिया का सबसे ताकतवर अंपायर था। और अब यहां पे ये सब कुछ जो हो रहा था, ये सब कुछ होते हुए देख रहे थे ब्रिटिश लोग। नॉर्दर्न इंडिया में ब्रिटिश अंपायर को चैलेंज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सिख अंपायर ही था। और ब्रिटिश लोग ये बात देख रहे थे कि इस अंपायर में गद्दी को लेके कितनी लड़ाइयां चल रही हैं, ये पूरी तरह कमजोर हो रहा है। तो जैसा कि हमेशा ब्रिटिश लोगों ने किया, फिर से उसी समय उन्होंने वार किया जब वो जानते थे कि उनका दुश्मन बहुत कमजोर है। साल 1840 तक आते आते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के ज्यादातर हिस्सों को कब्जा कर चुकी थी। नॉर्थ में सतलज रिवर से लेके साउथ में अगर आप जाएं तो मद्रास तक, जहां पे आज चेन्नई है, इन सारे एरिया पे अब ब्रिटिश लोगों का कब्जा था। बट रंजीत सिंह की प्रेजेंस में वो सिख अंपायर को अटैक नहीं कर पाए थे। बट जब उन्होंने देखा कि दलीप सिंह जी जो एक बच्चे थे और उनकी रानी जिंदन गद्दी पे बैठी थी, तब उन्होंने क्या किया, सतलज रिवर के पास अपने ट्रूप्स को बढ़ाना शुरू किया। क्योंकि वो जानते थे कि सतलज रिवर के नॉर्दर्न साइड में ही सिख अंपायर है, और अगर हम सतलज रिवर के सदर्न साइड में अपने ट्रूप्स को बढ़ा देंगे तो कभी भी हमला करने के लिए हमको आसानी होगी। जब सिखों ने इस बात को देखा कि सतलुज रिवर के पास जो उनकी बाउंड्री है, वहां पे ब्रिटिश लोग इतने ट्रूप्स को क्यों लेके आ रहे हैं, इतने ट्रूप्स को क्यों बढ़ा रहे हैं, तो ये एक तरह से एक एग्रेसिव मूव था। तो सिखों ने कहा कि हमको इनको पीछे हटाना होगा। तो साल 1845 में दिसंबर 11 को सिखों ने देखा कि जो सतलुज रिवर के साउथ में इतने सारे ब्रिटिश ट्रूप्स इकट्ठा हो चुके हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रूप्स, उनको भगाने के लिए, उनको वहां से हटाने के लिए सिखों ने इस नदी को क्रॉस किया। और इस हरकत को जो समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंज, उन्होंने कहा कि ये एक एक्ट ऑफ वॉर है, और उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया अब सिख अंपायर पे। और इस प्रकार शुरुआत हुई पहले अंग्रेजों और सिखों के वॉर की, जिसको हम कहते हैं द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। इन्होंने इसी टाइम पे अटैक इसलिए किया क्योंकि वो जानते थे कि अभी सिख अंपायर में रंजीत सिंह जी की स्ट्रांग लीडरशिप नहीं है, और लीडरशिप में बहुत सारा ड्रामा चल रहा है, कोई भी एक किंग टिक नहीं पा रहा है, और इसी समय पे हमको अटैक करना चाहिए। इस लड़ाई में भी एक्चुअली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी हैरानी हुई, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये इनकी सेना कमजोर है। बट जब उन्होंने एक्चुअली बैटलफील्ड पे सिख सेना से लड़ाई की तो उन्होंने देखा कि अभी ये सेना बहुत मजबूत है। और यहां तक कि ऐसी हालत हो गई थी कि एक लड़ाई में, बैटल ऑफ फिरोज शाह में, लॉर्ड हार्डिंज यहां तक आ गए थे कि उनको लग रहा था कि उनको अब सरेंडर करना पड़ेगा। उन्होंने अपने सारे जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको जलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको पता था कि किसी भी मोमेंट पे अब सिख आर्मी उनको कैप्चर कर लेगी। परंतु सिख अंपायर की इतनी स्ट्रांग पोजीशन होने के बावजूद भी उनके दो बहुत बड़े लीडर्स ऑलरेडी ब्रिटिश लोगों की तरफ जा चुके थे। एक थे लाल सिंह, जिन्होंने ब्रिटिश लोगों को बता दिया था कि सिख लोगों की जो बैटरी पोजीशंस हैं, तोप है, वो कहां कहां होने वाली हैं। और उनसे बड़े जो लीडर थे जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की सिख लोगों के लिए, वो थे तेज सिंह। वो सिख आर्मीज के कमांडर थे, और उन्होंने जब देखा कि अब वो लॉर्ड हार्डिंज की आर्मी को किसी भी समय पे जीत सकते हैं, उस टाइम पे उन्होंने अपनी आर्मीज को रिट्रीट करने का ऑर्डर दे दिया। उन्होंने कहा कि हम अभी अटैक नहीं करेंगे, हम इनकी आर्मी को पूरी तरह घेर के कब्जा करेंगे। और इस रिट्रीट की वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी फोर्सेस को रीइंफोर्स करने का मौका मिल गया, और एकदम जीतते जीतते यहां पे सिख सेना को हारना पड़ा। द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर ऑलमोस्ट 1 साल तक चला, बट फाइनली इस लड़ाई में ब्रिटिश लोगों की जीत हुई। इस जीत के बाद भी ब्रिटिश लोग इस बात को जानते थे कि उन्होंने सिख आर्मीज को अंडर एस्टिमेट किया था। इस बात को जान गए थे कि अभी भी पूरे पंजाब के रीजन में सिख आर्मीज बहुत बड़ी हैं, और उनको हराना सामने से लड़ाई करके आसान नहीं होगा। और इसीलिए ब्रिटिश लोगों ने दलीप सिंह को और उनकी आर्मीज को कमजोर करने के लिए एक दूसरी चालाकी लगाई। और वो क्या बात थी, इसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। अगर आपको कोहिनूर की पूरी सीरीज के बारे में डिटेल में जानना है तो मैं एक बुक रिकमेंड करूंगा आपको। बुक का नाम है कोहिनूर, हिस्ट्री ऑफ द मोस्ट इनफेमस डायमंड इन द वर्ल्ड। इस बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और इस एपिसोड का जो नेक्स्ट एपिसोड है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।